तो बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे 7 क्लास के बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, याद है ना, नए राजा और राज्य। तो हम लोग उसमें पढ़े 3 राजाओं के बारे में और राज्यों के बारे में, राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार। ये तीनों प्रमुख थे। उसके बाद और ये क्या है, ये 7वीं शताब्दी के बाद का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। कब का? 7वीं शताब्दी के बाद का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का शुरू का थोड़ा सा पुनरावृत्ति या दोहराव कर लेते हैं ताकि स्मरण याद आ जाए चैप्टर का कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों हम लोग नए राजा तथा राज्य में 7वीं शताब्दी के बाद का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें मंदिर सिर्फ आराधना की जगह नहीं थी बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। पहले राजा महाराजा जब दूसरे राज्यों पर अधिकार जमाते थे तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो मंदिरों का निर्माण कराते थे। लेकिन मंदिर सिर्फ आराधना का ही जगह नहीं होता था बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र होते थे। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों चोल प्रशासक। तो चोल वंश कहाँ से आया उसके बारे में पहले थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। चोल शासक दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य सबसे प्राचीन था। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश के राजाओं में राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि अभी जो मैं बताई हूँ वो पीछे का था, चैप्टर का शुरू का। तो यहाँ देखिए बच्चों, चोल प्रशासक। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। उसके अधिकार असीम थे। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता था। युवराज यानी राजा का पुत्र। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहते थे? मंडलम, जिसको मंडलम कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था। चोल साम्राज्य के प्रशासनिक इकाइयाँ अवरोही क्रम में इस प्रकार थी। इधर देखो बच्चों, राज्य को मंडलम या नाडु या कुर्रम कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन। चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वारियम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। यह है उर सभा व नगरम। उर सभा या नगरम। उर क्या कहलाता था? किसानों की बस्तियां जो होती थी वो उर कहलाता था। उर गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी।
गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे उनकी सभा होती थी गांव में। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंधन कार्य के लिए हुआ है। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी यानी कि तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना यानी टैक्स लेना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ग्राम सभा को होती थी। चोल राज्य की भूमि और व्यापार कर से राजस्व प्राप्त होता था। इस कर का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था, दूसरे भाग को सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे कि सड़क और तालाब बनाने, राज्य कर्मचारियों को वेतन देने, इस तरह के कामों में टैक्स का पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। चोलों की अस्थायी सेना में पैदल गजारोही यानी हाथी पे सवार होकर सैनिक चलते थे। गज मतलब हाथी होता है। अश्वारोही मतलब घोड़ा आदि सैनिक शामिल थे। घुड़सवार हाथी पर चढ़ के जो सैनिक युद्ध करते थे वो और पैदल भी होते थे। इनके पास एक बड़ी नौसेना थी। नौसेना मतलब नौका। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था? नायक तथा सेना अध्यक्ष। अब है कलात्मक विकास। सॉरी बच्चों। चोल शासकों ने अपने शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को बढ़ावा दिया। इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। पहले का राजा जब दूसरे राज्यों पर अपना शासन स्थापित करते थे या ऐसे भी अपने राज्य या अपने शासनकाल में वो मंदिरों का निर्माण कराते थे। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण यानी आंगन, विशाल विमान तथा ऊंचे एवं अलंकृत गोपुरम देखने को मिलते हैं। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया था। यह मंदिर करीब 19 फीट ऊंचा है। यह द्रविड़ शैली का विशाल मंदिर का एक उदाहरण है। और बच्चों एक बात बताएं, इस समय चोल राजाओं में सबसे ज़्यादा नाम राजराज प्रथम का आता है। इस काल में मूर्ति कला एवं चित्र कला का भी विकास हुआ। मूर्तियाँ बनाई जाती थी, चित्र मंदिरों के अंदर देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते थे। इस युग की मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्ति है। नटराज यानी कि शंकर भगवान का नृत्य करता हुआ मूर्ति है जिसे नटराज कहा जाता है, शंकर भगवान की मूर्ति को। और एक कांसे की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी। अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज मूर्ति की है। भित्ति चित्र यानी कि मंदिर के अंदर चित्र उकेरे जाते थे, बनाए जाते थे। कला के अंतर्गत विद्येश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई है। ये देखिए यहाँ नटराज की मूर्ति।
कांसे की बनी हुई। तो बच्चों पाठ खत्म हुआ। आगे मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को स्पीच वाला बोलकर मैं लिखवा दूंगी। समझ में आ गया होगा बच्चों, और नहीं समझ में आए तो प्रार्थना दोहराइए। मैं कहती हूँ कि पाठ को या रोज़ पढ़ाई शुरू करने के पहले बच्चों आप लोग क्या करें, प्रार्थना गाएं। बहुत सारी प्रार्थनाएं हम लोग की स्कूल में है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। इस प्रार्थना का भी मैं 2 लाइनें आप बोल रही हूँ, आप लोग पूरी प्रार्थना को गाइएगा। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बच्चों आप लोग पूरी प्रार्थना गाएंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास उसका लिंक पहुँच जाए। तो बच्चों और इससे मुझे एक बात और पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जब वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर हम लोग कर